the numerical based on that theorem. That's what I'm going to explain. So this is yours. This is again the same parallel force system, and this is also another parallel force system. So here it is explaining that all these forces are acting parallel to each other. That's why we call it as non-concurrent coplanar. Is it coplanar or non-coplanar? First of all, say that is it visible or not? Yes, ma'am, it is visible. So I'm asking whether it is a coplanar or non-coplanar force system. Bolo. Can anyone? Ma'am, it is coplanar. Is this Ashima? No, ma'am, Are you Manya. Ashima? Manya. Okay. So this is coplanar. Why is it coplanar? Can you explain? Ma'am, actually they all lie in the same plane. That's why. Yes. And non-concurrent, already I have explained it to you that why we call it as non-concurrent. Now, in this, there is one thing like movement of force. You have already studied in 11th class, like what is movement. So, movement is basically force into distance. But मतलब इस तरह से नहीं बोलते कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, अदरवाइज वो क्या हो सकता है, तुम्हारा वर्क डन भी हो सकता है. ठीक है, अब इसमें हम कैसे लेंगे? सपोज दिस इज योर फोर्स, suppose this is your body and the force, this is line of action, the force is acting in this direction, and we have to find the movement about O point, where we have to at this point we have to calculate the movement. So what I will do, I will drop a perpendicular from this point to this line, and then I will calculate this distance and force. So what is the movement? Movement will become force into perpendicular distance between point O and line of action. तो यहाँ पे हमेशा मेक श्योर कि जो तुम डिस्टेंस ले रहे हो, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करना है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. कोई भी रेपिडली मतलब हाइपोथेटिकली किसी भी डायरेक्शन में फोर्स मत डिस्टेंस मत कैलकुलेट कर लेना, अदरवाइज तुम्हारा मूवमेंट जो है वो गलत आएगा. मैम बच्चों को इन कर लो. हाँ, एक सेकंड. तो इसमें हमें मूवमेंट निकाला है मैंने किस पॉइंट के अबाउट ओ. दिस वाज योर फोर्स और कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन, एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स टू द पॉइंट वेयर आई हैव टू कैलकुलेट द मूवमेंट. ठीक है, तो ये इसे हम ऐसे बोलते हैं आर्म ऑफ द फोर्स और मूवमेंट आर्म. जो ये डिस्टेंस एल है, इसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म और आर्म ऑफ द फोर्स. पॉइंट ओ हमारा क्या होता है? मूवमेंट सेंटर. अब नेक्स्ट, जैसे सपोज ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम भी क्या है? अगेन पैरेलल फोर्स सिस्टम है. तो इन दिस सिस्टम पी जो है वो मेरा कैसे एक्ट कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसमें जो मूवमेंट है, मुझे अगर कैलकुलेट करना है अबाउट ओ, तो कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं? एक तो तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है
वो ये लग रहा है। अब इस फोर्स का और इसके बीच में मुझे क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये जो कि वो दे ही रखा है उसमें ऑलरेडी एल। तो इसका मूवमेंट क्या आएगा, P इंटू एल। अब इसमें साइन कन्वेंशन होती है तुम्हारी, कि साइन कन्वेंशन में ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इसमें कोई भी ले सकते हो, बट यू हैव टू मेंशन दैट तुम क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हो या क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हो, और तुम्हें वो ही सेम थ्रू आउट द न्यूमेरिकल सेम रखनी है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक जगह एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रख लिया और क्लॉकवाइज को नेगेटिव रख लिया, और मतलब अदर स्टेप्स पे गए तो तुमने कुछ और ही अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये तुम कुछ भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। ठीक है, अब ये अगेन तुम्हारा एक सिस्टम है जिसमें ये एक तरह का क्रॉस है। इस क्रॉस के जितने भी पॉइंट है, एक्सटेंडेड पॉइंट, यहाँ पे मेरा फोर्स लग रहा है। अब ये सारे ही फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ये भी क्या पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये दो पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक मूवमेंट क्रिएट करेगा, ऐसे कपल जनरेट करेगा, और ये ऐसे करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम क्या होगा मेरा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा या नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इक्विलिब्रियम। नहीं, दैट डिपेंड कि फोर्स और एल इक्वल है या अनइक्वल है। अगर ये इक्वल हुए then only it will be in equilibrium condition, otherwise it will be in non equilibrium condition। क्यों, ये इक्वेशन है ना यहाँ पे, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन अलग है तो वो हर डायरेक्शन में अलग अलग लग रहे हैं इसलिए। नहीं 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 नहीं, वो आंसर सही नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था, अब सपोज इसमें ये F1 लिया 10, F2 भी इसने लिया 10, F3 भी इसने लिया 10, और F4 भी इसने लिया 10 न्यूटन, और L1 सपोज हमने ले ली 5 सेंटीमीटर, और L2 L3 L4 ऑल आर इक्वल। तो इस केस में जो इक्वेशन आएगी, ये सारी इक्वेशन का क्या निकल आएगा रिजल्ट, 0। तो दैट मीन्स सिस्टम मेरा किस में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्यों, क्योंकि एक मूवमेंट कैसे लग रहा है, एक मूवमेंट मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी वजह से मूवमेंट जो ये वाला है, ये वाला कैसे मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब दोनों ही मूवमेंट मेरे इक्वल है, कि सपोज एक आ गया मेरा सपोज 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर नहीं, सपोज 50 न्यूटन मीटर आ गया। सपोज ये आ गया मेरा 50 न्यूटन मीटर, और ये वाला भी मेरा क्या आ गया 50 न्यूटन मीटर, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, एक की क्लॉकवाइज है और एक की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। कब हुआ ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्योंकि फोर्सेस मेरे इक्वल थे और लेंथ भी मेरी क्या है, इक्वल है। अगर मैंने सपोज ये बोला कि ये जो है F1, ये मेरा F1 और F3 है, F1 और F3 सपोज मेरा 10 न्यूटन लग रहा है, बट F2 और F4 मेरा 15 न्यूटन लगा है। उस केस में जो ये इक्वेशन आएगी ना मेरी, ये इक्वेशन इस वाले मूवमेंट का और इस वाले मूवमेंट को नलिफाई नहीं करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोर्स क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो इस फिगर को देख करके मैं ये नहीं कह सकती कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा ही होगा। ये डिपेंड किस पे करता है कि फोर्स कितना हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट आ रहा है ना अल्टीमेटली। तो बोले 50 आ गया और ये 60 आ गया, तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। ये सबको समझ आ गया। ठीक है, यस मैम। अब तुम्हें क्या करना है, ये इक्वेशन इस तरह से बनानी होगी, जैसे F1 L1, देन दूसरा फोर्स है F2 L2, फिर F3 L3, F4 L4। डायरेक्शन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है। एक को अज्यूम कर लो, जैसे सपोज इसने डाउनवर्ड, क्या मतलब कहने का मतलब है, एंटी को इसने नेगेटिव लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव आ गया। अगेन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आ गया। यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये तुम्हारी क्या रहेगी, साइन कन्वेंशन इस पूरे मूवमेंट को कैलकुलेट करने में। ठीक है,
अब इसमें एक चीज होती है, ये ये है तुम्हारी थ्योरम, ब्रिग्नोल्स थ्योरम। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिग्नोल्स थ्योरम बोल लो या लॉ ऑफ मूवमेंट्स बोल लो। ये बेसिकली क्या कहता है, मूवमेंट्स ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। जैसे सपोज movement of a resultant of two forces about a point lying in the plane of the forces is equal to the algebraic sum of movement of these two forces about the same point। इसका मतलब क्या हुआ, या तो मैं अगर मैं मूवमेंट कैलकुलेट कर रही हूँ, सपोज ये मैंने ये फोर्स है मेरे Q और P, इनका रिजल्टेंट क्या है R। अगर मैंने पॉइंट O के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट किया है, तो मैं मूवमेंट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ R लूँ, या फिर मैं एल्जेब्रिक सम ले सकती हूँ किसका, Q के मूवमेंट का और P के मूवमेंट का। तो दोनों ही कंडीशन में जो मूवमेंट होगा वो इक्वल आएगा। ये तुम्हारा क्या है, लॉ ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, ये बोल रहा है मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दैट मींस R। इसका रिजल्टेंट P एंड Q का रिजल्टेंट क्या है, R। उसका अगर मूवमेंट ले रहे हैं अबाउट पॉइंट O, तो दैट विल बी इक्वल टू द algebraic sum of movement of these two forces, that means P and Q का अगर हम इंडिविजुअली मूवमेंट निकालते हैं और उसका सम करते हैं अबाउट द सेम पॉइंट, अगर मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसके इक्वल आएगा जो R का मूवमेंट आ रहा था अबाउट दिस पॉइंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मूवमेंट। ये सब इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हें बस अगर तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम होगा तो तुम्हें इसके अंदर ये एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। कई बार वो लॉ ऑफ मूवमेंट्स नहीं देता, वो बोलता है कि एक्सप्लेन ब्रिग्नोल्स थ्योरम, दैट्स इट। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सब पूरी कहानी नहीं है, ये कैसे हुआ और कहाँ क्या हो रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहता है, अगर मान लो एक बॉडी पे, जैसे एक बॉडी पे नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस मेरे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो वो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो उनका इक्विलिब्रियम कंडीशन होने में मैंने तुम्हें 2 इक्वेशन बताई थी। कौन सी इक्वेशन थी, एक तो मैंने बताई थी तुम्हें सिग्मा एफ एक्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन मीट करती हैं। इस केस में जब मेरा सिस्टम क्या है, कॉन्ग्रुएंट था, क्योंकि उसमें मूवमेंट क्या थे, मेरे ऑलरेडी 0 थे। अब थर्ड मेरी इक्वेशन आती है कि मूवमेंट ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन अगर मेरी मीट कर रही है तो मेरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। यही 3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है टू मेक एनी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्लियर है सबको, ये 3 कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए। इस 2 कंडीशन को तुमने ऑलरेडी यूज कर लिया है ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब ये वाली इक्वेशन और यूज होगी, सिग्मा एम मतलब algebraic sum of all the movements due to all the forces about acting at the मतलब about a common point। तो यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जिसके ऊपर मैं आज तुम्हें लैब में भी एक एक्सपेरिमेंट है वो एक्सप्लेन करूंगी कैसे करते हैं यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो ये क्या बोल रहा है, समीशन ऑफ movement will be 0, that means clockwise and anti-clockwise both will be equal, that at that point only the system will be in equilibrium condition। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में था ओनली व्हेन F1 F2 F3 F4 all are equal and L1 L2 L3 L4 all are equal। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से सिस्टम क्या आ रहा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब सपोज ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, ये एक फोर्स गिवन है 200 न्यूटन का।
फोर्स का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मूवमेंट अबाउट ओ पॉइंट। तो इस ये न्यूमेरिकल ऐसे कभी आता नहीं है, ये न्यूमेरिकल तो मैं बस समझाने के लिए कि हाउ वी कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो सपोज पी पॉइंट जो मेरा लाइन ऑफ एक्शन है, जो मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, 60 डिग्री पे, और मुझे किसके अबाउट निकालना है मूवमेंट, इस पॉइंट के अबाउट। तो मैं डायरेक्टली ऐसे तो नहीं कर सकती 200 मल्टीप्लाई 3, इज इट करेक्ट? 200 मल्टीप्लाई 3, बोलो। नो। अगर सब मैंने 200 मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस में? मैंने जब एक्सप्लेन करी थी मूवमेंट ऑफ फोर्स, उसी वक्त एक्सप्लेन किया था कि मुझे हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका लाइन ऑफ एक्शन से और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मुझे एंगल दिया ही हुआ है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ओएम निकाल लिया। ठीक है, तो ये ओएम क्या आ गया मेरा, ओपी कॉस 60 डिग्री। फिर अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इस 200 मीटर से, तो ये मुझे क्या दे देगा, न्यूटन मीटर। अभी न्यूटन मीटर क्या है, यूनिट है इसकी मूवमेंट। तो ये क्या आ गया, 590। बस ये कंसेप्ट है ये सिखाने के लिए कि मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन तुम ले लेना, ये क्लॉकवाइज ले लेना, तो प्लस और माइनस से तुम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, एक मिनट ये वाला न्यूमेरिकल छोड़ो, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो मुझे आंसर बताओ इन सबके तो ये पूछे हुए हैं इसमें। तुम्हें क्या कहते हैं, समझ आ गया ना कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है, बेरिंगोस थ्योरम क्या होती है, मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस ये 3 ही कंसेप्ट है इसमें, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसका यूज होगा यहाँ पर। बोलो। बोलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। बोलो यार, कुछ तो बोला करो, कुछ तो रिस्पॉन्ड किया करो जब मैं पूछती हूँ एटलीस्ट। जब ये न्यूमेरिकल है, प्लीज इसको सॉल्व करो, कंसेप्ट सेम यूज होएगा जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। इसमें ना एक रॉड दी हुई है, इस पे ये फोर्सेस जो है एक्ट कर रहे हैं, पी 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 न्यूटन और आरसी क्या रिएक्शन। ठीक है, अब ए के अबाउट मुझे क्या करना है, एक फोर्स लगाना है जो क्या करेगा, इसको ओवरटर्न कर देगा। अब उसने बोला बी और सी पर क्या है, सपोर्टेड है, तो बी और सी पर सपोर्टेड है, तो दैट मींस पीबी क्या है, वो आरपी है बेसिकली। ये पीबी नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, आरबी। आरबी करने का मतलब क्या है, रिएक्शन। ये आरबी और ये आरसी। करो इसे। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ। कर रहे हो सॉल्व? मैम जो वेट होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा ना हर पार्ट के लिए, मतलब 4 4 हो गया, फिर 2 2 हो गया। वेट सेंटर पे लग रहा है ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
आशिमा और मान्य है। यस मैम। कोई भी ना मुझे अगर ये जो पार्टिसिपेंट का जो इसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दें। ये देखो इसमें क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले मुझे अननोन फोर्सेस कैलकुलेट करना है। अननोन क्या है? आरबी। पी ले लो। तो क्या करना है, एक फोर्स निकालना है, तो पी की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब क्या यूज करेंगे, मूवमेंट की इक्वेशन। तो मूवमेंट की इक्वेशन में क्या होगा था, जस्ट ओवर टर्न। जस्ट ओवर टर्न का मतलब क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी आरसी पे, जीरो हो जाएगी। क्यों? बोलो। अरे भाई, ये यहाँ से रॉड उठेगी नहीं क्या? मान लो यहाँ पर उसने बोला है कि अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो कितना फोर्स लगा है कि ये क्या करता है, ऐसे उठ जाए। जैसे ये उठेगी तो ये चीज जीरो नहीं हो जाएगी। उसी कंडीशन में तुम्हें क्या निकाल देना, पी निकाल देना। पी निकालना क्या, मूवमेंट निकाल लो किसी के भी अबाउट। तो सपोज इसने मूवमेंट किसके अबाउट निकाला, इस पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालती तो पहले मैं पीबी निकालती, फिर पीबी से फिर मैं एफ वाई की कंडीशन लगा करके पी निकालती। तो मेरे लिए क्या होते हैं, दो स्टेप एडिशनल हो जाते हैं। तो मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, मूवमेंट ही निकाली इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाला तो मेरे पास कौन कौन से फोर्सेस है, ये तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसके टच में ही नहीं है। एक तो ये फोर्स है और एक ये फोर्स है। तो कहने का मतलब है P इंटू 0.5 और 8 इंटू 0.5। तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, फोर्स नहीं सॉरी मूवमेंट, इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। तो ये क्या होगा, 8 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5। 0.5 से 0.5 कैंसिल, P की वैल्यू आ गई 8। तो ये कितना होना चाहिए, 8। ये सबको समझ आ गया कि कैसे हुआ है? अब ये जो वर्ड है ना ओवरटर्न, ये ओवरटर्न वर्ड बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में। कहने का मतलब है कि इसका यहाँ से कांटेक्ट लूज हो जाएगा। जैसे इसका यहाँ से कांटेक्ट लूज होगा तो आरसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अदरवाइज मेरे लिए कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे पास 3 अननोन होते हैं। इक्वेशन मेरे पास दो ही इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन से 3 अननोन में कैसे निकालूंगे? तो ये जीरो होगा तो 2 इक्वेशन से 2 ही अननोन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये देखिए, और अनफॉर्म रोड, एक मिनट पहले ये वाला देखिए। ये दिख रहा है सबको? ये क्या है, यस मैम। ये रॉड है, इसकी 10 मीटर की लेंथ है। ये भी क्या है, 10 मीटर। इसका सेल्फ वेट कितना है, 5 न्यूटन। तो कहाँ लगेगा, सेंटर में लगेगा। रॉड कैरीज ए वेट ऑफ 30 मीटर हम फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। तो यानी यहाँ पे एक 30 न्यूटन का वेट कैरी किया हुआ इसने। अब वो ये पूछ रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट पॉइंट द रोड टू बी सस्पेंडेड सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। अब हो क्या रहा है कि एक वेट यहाँ लग रहा है और एक वेट यहाँ लग रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रॉड क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। अब इस अनस्टेबिलिटी को अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको इसी पॉइंट पे सस्पेंड कर दूंगी, ताकि जो मूवमेंट है, इस केस में मूवमेंट ही लगेगा ना, वर्टिकली कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और मूवमेंट भी
जीरो होना चाहिए नेट मूवमेंट, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरी मीट करनी चाहिए, सो दैट ये जो रॉड है मेरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रही। अदरवाइज क्या होगी, बिकॉज ऑफ वेट एंड बिकॉज ऑफ अनदर वेट ऑफ 30 न्यूटन, तो रॉड क्या होगी, क्लॉकवाइज मूव कर जाएगी। ठीक है, तो अब वो ये पूछ रहा है कि मैं जो सस्पेंडेड, मतलब इसको मैंने क्या किया है, सस्पेंड किया है, स्ट्रिंग से कह लो, रोप से कह लो, जिससे कह, किसी से भी, रॉड से यूज किया, इसमें सस्पेंड किया है, यहाँ पर ये सपोर्ट है मेरा। तो ये एफ की वैल्यू पूछ रहा है, सो दैट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी बोला ना, इट रिमेन्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब इस केस में क्या करना है तुम्हें, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक तो वर्टिकल कंडीशन और एक मूवमेंट की कंडीशन। तो मूवमेंट की कंडीशन हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे, सपोज सी के अबाउट मूवमेंट ले लिया मैंने, तो ये वाला फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और ये वाला फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। ये फोर्स अपवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। जो एफ है मेरा अननोन, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा, बोलो। डाउनवर्ड शायद। दोनों दोनों आंसर दे दिए, अब डाउनवर्ड भी अपवर्ड। अच्छा ये बताओ कि ये डाउनवर्ड क्यों लगेगा, देखो बच्चे, अगर ये डाउनवर्ड लगेगा तो क्या होगा, सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, तो सिस्टम की जो कंडीशन थी, अपवर्ड लगेगा। जो सिस्टम की ये वाली कंडीशन थी, ये तो मेरी मीट ही नहीं करेगी। ये तो ये बोल रहा है कि एफ वाई नॉट इक्वल टू जीरो, बट मुझे तो उसको किस में रखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोल रहा है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है। तो दैट मींस ये क्या चीज होनी चाहिए, एफ वाई क्या होना चाहिए मेरा, जीरो होना चाहिए। इसकी वजह से अगर ये दोनों फोर्स मेरे डाउनवर्ड लग रही है, तो ये कैसे लगेगा, अपवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली, जब डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली तो आप क्या कर लो, मूवमेंट कैलकुलेट कर दो। तो मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, बेसिकली एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एफ की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो तुमने क्या करोगे यहाँ पर, सपोज 5/7 मीटर। 5 है और ये x है मेरा, तो ये डिस्टेंस ले लो, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, और ये क्या है मेरा x। ठीक है, इस पॉइंट के पास निकाला है ना मैंने, तो ये तो हो जाएगा 30 इंटू 5, और ये मेरा क्या है, f इंटू 5 माइनस एक्स, क्योंकि ये मैंने x लिया, तो ये कितना होगा, 5 माइनस एक्स। ये क्लियर है सबको, क्या किया मैंने, इसे बताया इसने क्या किया हुआ है, ये देख लो, मैंने किस पॉइंट के बाद निकाला, इस पॉइंट के बाद मूवमेंट निकाला। तो ये f है, मैंने सपोज इसको ले लिया x। ठीक है, तुम इसको भी x ले सकते हो या इसको x ले सकते हो, तो मैंने सपोज इसको x ले लिया, तुम इसको x, इसी को x ले लो, आसानी हो जाएगी। ये 5 माइनस एक्स। अब तुम लगाओ फोर्स, फोर्स क्या हो गया, f इंटू एक्स। अब ये किसके इक्वल होगा, 30 इंटू 5। अब इसमें मुझे एक चीज और चाहिए, तो दो अननोन आ गए ना, एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में, 35, 45 कैसे आ जाएगा, अभी तो बताया मैंने, एफ वाई, एफ समीशन ऑफ एफ वाई, ये क्या होना चाहिए, जीरो। अगर मैंने एफ वाई कंडीशन लगाई और इसको जीरो कर दिया, तो दैट मीन्स वर्टिकली अप, डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड, इन सबका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स एफ, एफ क्या लग रहा है मेरा ऊपर, इसको सपोज मैंने प्लस ले लिया, ये हो गया 30 डाउनवर्ड,
जो नेक्स्ट फोर्स लग रहा है वो 5, वो भी डाउनवर्ड है, वो नेगेटिव हो गया। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, क्या आ जाएगी एफ की वैल्यू 35। 45 कहाँ से आ गया, 45 तो कोई दिया ही नहीं होगा कुछ ऐसा, तो ये आ गया 35 न्यूटन। तो इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करोगे, जो मैंने भी इक्वेशन बताई थी, क्या इक्वेशन बताई थी, F इंटू एक्स इज इक्वल टू ये वाला मूवमेंट 30 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या निकालोगे, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी 30 इंटू 5 अपॉन 35, यानी इसको डिवाइड कर दो किससे, 35 से, तो वैल्यू निकाल लो, आ जाएगी तुम्हारी। ये क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट्स सेंड कर दिए मान्या या आशमा। मैम कर रही हूँ स्क्रीनशॉट्स। अच्छा नेक्स्ट है, ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल, ये तुम्हारा जनरली आ भी जाता है एफपीडी में भी, इसमें एफपीडी भी कवर हो जाता है तुम्हारा, और कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और मूवमेंट का भी हो जाता है इसमें। अब ये देखो, एक व्हील है, व्हील का वेट दे रखा है 20 किलो न्यूटन, डायमीटर दे रखी है इसकी, ये कहाँ पर रेस्ट कर रहा है, सपोज एक ब्लॉक है जिसकी इसमें थिकनेस दे रखी है 150 mm, तो ये यहाँ पर इसके रेस्ट कर रहा है, ठीक है। कंसीडरिंग ऑल सरफेसेस टू बी स्मूथ, कहने का मतलब है कि ना तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा और ना ही यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब वो पूछ क्या रहा है, डिटरमिन द लीस्ट पुल थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील टू जस्ट टर्न द व्हील अराउंड द ओवर द कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक, कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊं कि ये जो है इसके ऊपर जस्ट टर्न कर जाए, ठीक है। तो P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो भी लीस्ट, और रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक, यानी जब यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगी वो भी बतानी है। अब मुझे बताइए सॉल्व कैसे होगा, इसमें हम कौन सी रिएक्शन को जीरो लेंगे, मैंने अभी तुम्हें कंसेप्ट बताया था ऊपर टर्निंग का, जब वो अराउंड मतलब या तो ओवर टर्न करे या कहीं पे भी कांटेक्ट लूज होगा तो वहां पे हम रिएक्शन को क्या ले लेंगे, जीरो। इस केस में हम किस पॉइंट पे रिएक्शन को जीरो लेंगे, बोलो, बना तो रखता है यहाँ पे डायग्राम, सारे फोर्सेस एक्सप्लेन किए हुए हैं, पी है, देखो यहाँ पे ये क्या लग रहा है यहाँ से, डाउनवर्ड वेग, ये रिएक्शन लगाएगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि जब ऊपर ऐसे जाएगा